जो वीडियो देख रहे हैं वो शुरुआत के कुछ सेकंडों में स्क्रीनशॉट कर लें। आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि आप लोग को जो टॉपिक समझाना है वो ये समझाना है कि वीर्यसेचन क्या होता है, फिर कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है और शुक्राणु निषेचन स्थल क्या होता है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने आप लोगों को क्या समझा था, आप लोगों को पता है। आप लोगों को हमने ये समझाया था आर्थो चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में, माहवारी। सब टर्म एक ही है, टर्म अलग अलग है, प्रोसेस एक ही है। ये चीज़ को हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बढ़िया से डिस्कस कर दिया था, यानी वहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं था। समझे? डाउट एक था, यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली है कि जब पीरियड्स के समय जो है कि ये पीरियड्स में हम आप लोग को बता रहे थे, तो वहाँ से एक लड़के ने हमसे डाउट किया था। समझे? और वो जानते हो क्या डाउट था कि सर मानिए कि कोई लेडी है और वो जो है कि प्रेग्नेंट है और फिर भी जो है कि अगर संसर्ग यानी संभोग करे तो क्या फिर भी चांसेज हैं कि मतलब उसके लड़के हों? अरे कर रहे हैं, तुम लोग को बता दें, अगर पहले से ही अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो दोबारा उससे प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं है। समझ रहे हो ना? ये किसी लड़के ने हमसे क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब यही होगा कि दोबारा जो है कि प्रेग्नेंट होने के चांसेज नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? और फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो अब समझाना है, वो एक डाउट था, हमने बता दिया आप लोगों को। समझे? तो कितने लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं थोड़ा, और इस सबसे जो है कि पजल टाइप के क्वेश्चन, समझ रहे ना? तो ये पजल टाइप के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? क्योंकि उसी समय एक शुक्राणु अगर भेद दिया, समझे, तो उसके बाद उस समय बाकी शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अगर जब लेडी प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद शुक्राणु जाएंगे तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं है, वो जो है कि निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका यूज ही नहीं है, तो फिर यूजलेस हैं, यूजलेस चीज़ें निष्क्रिय हो जाती हैं। समझ रहे ना? अब ध्यान देना, आप लोगों को क्या समझाना है, वीर्यसेचन क्या होता है। समझे? तो नर के शिश्न द्वारा, यानी कि जो नर का बाह्य जनन अंग है वो क्या है? शिश्न है, जिसे इंग्लिश में लोग कहते हैं पेनिस। समझे? और पेनिस से रिलेटेड हमने बताया था कि ये स्पेशल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और वही स्पेशल टिश्यू के कारण यह जो है कि उत्तेजित अवस्था के समय जो अपना आकार जो है कि अवस्थाओं के अनुसार चेंज होता रहता है, इसका अवस्था और टेम्परेचर दोनों के अनुसार। समझे? तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो नर के शिश्न द्वारा जो मादा के योनि में वीर्य का छोड़ा जाना होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं वीर्यसेचन। बहुत आसान है, समझ रहा ना? यानी कि नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि में वीर्य छोड़ा जाना ही क्या कहलाता है? वीर्यसेचन कहलाता है। वीर्य का सेचन होना, समझे? वीर्य को डालना। और वीर्य क्या होता है आप लोगों को पता है? एक शुक्राणु और वीर्य में अंतर क्या है ये आप लोगों को पता है, समझ रहे ना? तो वीर्यसेचन समझ में आ गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि ये वीर्यसेचन अगर नर के शिश्न द्वारा हो रहा है तो ये तो प्राकृतिक है, समझे? लेकिन कृत्रिम वीर्यसेचन भी होता है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी कि हमने नर के शिश्न द्वारा किसी भी प्रक्रिया से उसके स्पर्म को हमने स्टोर कर लिया, शुक्राणु को हमने स्टोर कर लिया, समझे? और जो योनि में हम वीर्य को छोड़ रहे हैं वो जो है कि शिश्न द्वारा नहीं छोड़ना है, बल्कि बाहरी उपकरण या किसी कृत्रिम सहायता से हम छोड़ रहे हैं जो अप्राकृतिक है। उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर्यसेचन। समझे? जैसे आप लोग देखते होंगे जो डॉक्टर वगैरह आते हैं, जो गाय भैंस को सीमन देते हैं, तो क्या वहाँ पर सांड बुलाते हैं? नहीं ना, वो बस अपना वीर्य रखे होते हैं, समझे ना? सीमन रखे होते हैं और फिर जो है कि क्या करते हैं, फीमेल में इंजर्ट कर देते हैं खुद से ही। समझ रहा ना? तो वो क्या, वो गाय और किसी के लिए वो अप्राकृतिक है कि प्राकृतिक है? अप्राकृतिक है। तो उसी उसको वो किस प्रकार का वीर्यसेचन है? कृत्रिम वीर्यसेचन। जो गाय भैंस को जो डॉक्टर आकर के सीमन देते हैं वह कौन सा सेचन है? कृत्रिम वीर्यसेचन है। कौन सा वीर्यसेचन है? कृत्रिम वीर्यसेचन है। समझ गए? अब ध्यान देना,
अब जो है कि आप लोगों को समझना है कि शुक्राणु निषेचन स्थल क्या होता है। ये आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था कि भैया ये मंडप होता है। तो जब आप लोगों को हम योनि का फिगर नहीं, जब आप लोगों को हम फिगर बता रहे थे मादा जनन अंग का, तो उसमें हम बताए थे कि जो अंडवाहिनी होती हैं वो 3 भागों में होती है। एक होती है कीपक, एक होती है संकीर्ण पथ और एक होती है तुम्बिका। समझे? तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच में जो ज्वाइनिंग वाला स्थल होता है, जो जॉइंट वाला स्थल होता है, वहीं पर जो है कि क्या होता है, अंडाणु अंडाशय से मोचित होकर के अंडाणु वहीं पर इंतजार करती है। समझे? और शुक्राणु वहीं पर पहुंचता है और दोनों का निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका संकीर्ण पथ स्थल पर। कहाँ होता है? तुम्बिका संकीर्ण पथ स्थल पर, आइसाथ्यूमस एम्पुलरी जंक्शन पर। कहाँ होता है? आइसाथ्यूमस एम्पुलरी जंक्शन पर। समझ रहे ना? अब यहाँ पर आप लोगों को नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर अंडाणु समय पर नहीं पहुँचे वहाँ पर तुम्बिका संकीर्ण पथ स्थल पर, तो क्या निषेचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषेचन स्थल क्या है? तुम्बिका संकीर्ण पथ स्थल ही क्या होता है? निषेचन स्थल है। क्या है? निषेचन स्थल है। यानी कि वहीं पर शुक्राणु और अंडाणु जो है कि क्या होते हैं? मिलते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे कि जो अंडाणु की संरचना होती है वह किस प्रकार होती है और किस प्रकार जो है कि एक शुक्राणु अंडाणु को भेदता है। समझे? जब शुक्राणु योनि में प्रवेश करता है और अंडवाहिनी तक जाता है तो उसके बीच में शुक्राणु में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। समझे? और वो शुक्राणु के जो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैप्सिटेशन। क्या कहते हैं? कैप्सिटेशन। और एक और बात बता दें कि जो शुक्राणु अंडाणु में जो शुक्राणु का कैपेसिटेशन, जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, वह ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं हो तो अंडाणु को भेद नहीं पाएगा, और अंडाणु को भेद नहीं पाएगा तो क्या निषेचन हो पाएगा? तो निषेचन के लिए ज़रूरी है कि वो कैप्सिटेशन प्रोसेस हो, यानी कि शुक्राणु जब योनि द्वार से अंडवाहिनी की तरफ जाए तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज उत्पन्न हो। उसमें क्या उत्पन्न हो? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज उत्पन्न हो। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखेंगे फिगर बना करके आप लोगों को कि निषेचन जो है कि कैसे हो रहा है, एक अंडाणु शुक्राणु में प्रवेश कैसे कर रहा है, एक अंडाणु का संरचना बनाते हुए हम आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। अब देखना आप लोग कि निषेचन होता कैसे है। समझे? ये एक अंडाणु की संरचना देख रहे हो? आए ध्यान से देख रहे हो ना? इस अंडाणु के ऊपर ये जो सबसे बाह्य का लेयर है, ये कौन सा लेयर है? कोरोना रेडिएटा। कौन सा लेयर है? और ये जो आप पारदर्शी लेयर ये देख रहे हो, ये लेयर को क्या नाम है? ज़ोना पेल्यूसिडा। कौन सा लेयर है? और इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। क्या है? ये क्या है? पूरा केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के ऊपर है बिटेलियन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कौन सा है? बिटेलियन मेम्ब्रेन है। और बिटेलियन मेम्ब्रेन और केंद्रक में जो फ्लूइड भरा होता है या जो जगह होता है उस जगह को क्या कहते हैं? पेरीबेटेरियन स्पेस। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर उतना आप लोगों को डीप नहीं जाना है। आप लोगों को अब बस ये समझना है कि कैसे जो है कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ये जो है कि आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो, इस अंडाणु के अंदर ये आप लोग को दिख रहा है सेकेंडरी ओवोसाइट, दिख रहा है ना? द्वितीय पुटिका दिख रहा है ना? क्या होता है कि सेकेंडरी ओवोसाइट जो है कि इसमें डिवीजन करता है। क्या करता है? और ये बनाता है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाता है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाता है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाता है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। तो उसका ज़रूरत होता नहीं है और वो हाथ से हो जाता है। क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है। समझे? हमारा काम किससे है? ओवम से है। किससे काम है? ओवम से। तो इस सेकेंडरी ओवोसाइट से क्या निकलता है? ओवम। क्या निकलता है? ओवम। फिर ये ओवम जो है कि आप लोगों का किससे ओवम ये हो गया ना? अब मेन यही युग्मक जो है कि मादा युग्मक तो ओवम है ना? मादा युग्मक क्या है? ओवम।
अब जो है कि आप लोग देख रहे हैं ये शुक्राणु, शुक्राणु देख रहे हैं ना, तो शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे लगे भी जा रहे हैं, समझे। तो शुक्राणु जब यही जो है कि कोरोना रेडिएटर से जाएंगे तो जानते हो क्या होगा, कोरोना रेडिएटर से आएंगे तो कोरोना रेडिएटर में हमने बताया था कि जो हमारा शुक्राणु होता है उसका ऊपर का जो लेयर होता है एक्रोजोम, उसमें एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? और उसमें 3 एंजाइम भरे होते हैं। कितने एंजाइम भरे होते हैं? 3। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो पहला एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये एंजाइम जो है कि पहले क्या करता है शुक्राणु, ये अंडाणु की कोरोना जो सबसे बाह्य लेयर है उसको एंजाइम को रिलीज करके गला देता है। क्या करता है? गला देता है। जब वो गल जाता है तो बाद में कोरोना रेडिएटर के बाद कौन सा लेयर है? जोना पेलुसिडा लेयर है। कौन सा लेयर है? जोना पेलुसिडा लेयर है। तो एक होता है जोना लाइसिंग एंजाइम, किसमें? शुक्राणु के पास। और फिर वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर में बदलाव में प्रेरित करता है। वो कहता है उसके जो बदलाव प्रेरित करता है, क्या बदलाव प्रेरित करता है? ताकि कोई दूसरा शुक्राणु प्रवेश न कर जाए। कौन सा बदलाव प्रेरित करता है? ताकि कोई दूसरा शुक्राणु प्रवेश न कर जाए, समझे। कहता है कि देखो अब हम आ गए हैं, अब हमारा ये सीट बुक है, समझे। अब कि कोई दूसरा आ नहीं सकता है, समझे। तब ध्यान देना। अब उसके बाद एक होती है हाइड्रोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो है कि क्या करती है, शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करती है। क्या करती है? शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करती है। और आप लोगों को हम बताएं, यह पूरा का पूरा शुक्राणु ही नहीं घुस जाता है, पूरा बाराती जाती है, ध्यान देना। लेकिन पूरा बाराती मंडप में नहीं बैठती हैं, खाली दूल्हा दुल्हन, मुखिया और जो है कि पंडित थोड़ा वो लोग मुख्य लोग बैठते हैं, समझे। तो शुक्राणु तो गया है, समझे। लेकिन ये जो है कि शुक्राणु, आप लोगों को हम बता दें कि शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं। तो शुक्राणु केवल जो है कि जैसे ही इसके लेयर को भेद देता है, लेयर कोरोना रेडिएटर को भेद देता है, तो कोरोना रेडिएटर को भेदते हुए शुक्राणु से बस क्या निकलता है? केंद्रक। और वह शुक्राणु में जो केंद्रक जिसमें 23 गुणसूत्र भरे होते हैं, वही केंद्रक किसकी ओर गति करता है? किसकी ओर गति करता है? ओवम की ओर। और वह अंडाणु के केंद्रक में जा करके और ये ओवम से जो है कि क्या होता है, संलयित हो जाता है। और फिर ये जो शुक्राणु का केंद्रक है, यह ओवम से संलयित होकर के, निषेचित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। फिर वही युग्मनज जो है कि भ्रूणीय परिवर्धन के बाद जो है कि किसके रूप में परिवर्तित होता है? शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। आप लोग समझ गए। अब जो है कि आगे हम लोग समझेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अब देखो ध्यान देना, संभोग के समय या संभोग के बाद हमेशा सगर्भता हो जाए यह जरूरी नहीं है, समझे। अभी आप लोगों ने हम देखा कि अंडाणु जो है कि शुक्राणु को किस तरह से विभेदित करता है, समझे। अंडाणु कैसे शुक्राणु में प्रवेश करता है, डिटेल आप लोगों ने जाना, समझे। लेकिन हर संभोग के बाद हमेशा सगर्भता हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। या ऐसा कोई फील करता है कि हर जो है कि संभोग के समय प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती है, समझे। तो आखिर कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो है कि उसी परिस्थिति में जो है कि एक लेडी जो है कि प्रेग्नेंट हो सकती है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है, ये जो है कि आप लोगों को अब पढ़ना है, समझे। तो एक हमने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा 99% जो है कि चांसेज है कि जो पीरियड के 10वें से 17वें दिन तक चांसेज हैं क्या होना, 10 से 18 दिन या जो एक हफ्ता का जो टाइम है उसमें चांसेज हैं कि एक लेडी जो है कि प्रेग्नेंट हो सकती है। बाकी के दिन में जो है कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, समझे। तो अब ध्यान देने वाली बात होती है कि आप लोग को हम बताए थे कि ऋतुस्राव के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, जो 72 घंटे तक क्या होता है, अंडा सक्रिय रहता है, समझे। और इसी बीच अंडाणु का निषेचन होना चाहिए। अगर इस बीच अंडाणु का निषेचन नहीं हो, यानी सबसे ज़्यादा, अब उस 10 से 17वें दिन में तो चांसेस ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस क्या हैं? 14वें से 17वें दिन सबसे ज़्यादा चांसेज हैं क्या? निषेचित होने के, सगर्भता होने के लिए सबसे ज़्यादा चांसेज है उसी दिन, समझे।
अब ध्यान देना, अगर हम बात करें आप लोगों को, तो स्खलन के दौरान शुक्राणु भी 72 घंटे तक किसी परिस्थिति में जिंदा भी रह सकते हैं, 6 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं, और किसी विषम परिस्थिति में 6 दिन तक भी, और ऐसे नॉर्मली 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं, समझे। तो ज़रूरी ये है कि ऋतुस्राव के अगर 14वें से 17वें दिन अगर कोई लेडी अगर संभोग करती है, तभी जो है कि चांसेज हैं प्रेगनेंसी के। एक तो फैक्ट क्लियर इतना हो गया, ये आप लोगों को पता था, समझे। दूसरा क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो निषेचन हो रहा है, यह अंडवाहिनी में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना। अरे कहते हैं बताओ, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना, और तुम्बिका संकीर्ण स्थल पर हो रहा है ना। और वही अब तुम्बिका संकीर्ण पथस्थल अगर खराब, उसमें सूजन आ गया हो तो क्या होगा, हैं? या जो तुम्हारा गर्भाशय है, या जो तुम्बिका संकीर्ण पथस्थल है, या जो अंडवाहिनी है, अगर उसमें कोई रोगाणु पैदा हो गए हो और मतलब वो खराब हो गया हो, समझे, उसमें संक्रमण पैदा हो गया, तो क्या एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं हो सकती है, समझ रहे हो ना। नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? क्योंकि जो गर्भाशय है वही खराब है, जो अंडवाहिनी है वही खराब है, तो क्या वो लेडी प्रेग्नेंट हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, समझे। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, जो पुरुष होते हैं उनका एक बार में जो शुक्राणु होता है वह जो है कि कितना रिलीज होता है, लगभग 20 करोड़ रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है? 20 करोड़ रिलीज होता है। लेकिन अगर आप लोग आप बताते हैं ज़रूरत कितने का होता है? ज़रूरत एगो का होता है, 6 करोड़ का ज़रूरत। कौन बोला 6 करोड़ का ज़रूरत होता है? 6 करोड़ लिख दिए है तो, हाँ बताओ। एक बार में लगभग 3.5 मिलीलीटर स्पर्म रिलीज होता है, 3.5 मिलीलीटर स्पर्म रिलीज होता है एक बार में, समझे। और अगर जो है कि और उसमें संख्या कितनी होती है? 20 करोड़। कितनी होती है संख्या? 20 करोड़। अगर 6 करोड़ से स्पर्म कम है तो निषेचन नहीं होगा। ज़रूरत है एगो का, और 6 करोड़ से कम होंगे तो निषेचन नहीं होगा। नॉर्मली जो हेल्दी पुरुष होता है उसमें जो है कि 16 से 20 करोड़ शुक्राणु रिलीज होता है एक जो है कि संसर्ग के दौरान, समझ रहे ना। तो जो है कि आप लोगों को ये समझना है कि उस कंडीशन में भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी जब जो है कि स्पर्म काउंट कम होगा, समझे। फिर अगर पांचवा अगर बात करें आप लोगों को, तो निषेचन के पश्चात ही तय हो जाता है कि गर्भ में शिशु जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, समझे। एक तो आप लोगों ने ये देख लिया कि एक प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को समझा दिया आप लोगों को कि कौन कौन से कंडीशन अनिवार्य हैं। एक तो 14वें से 17वें दिन के बीच में उसका रजस्वाला होना चाहिए, समझे। दूसरा, उसका अंडवाहिनी खराब नहीं होना चाहिए, सूजन नहीं होना चाहिए। उसके अंडाशय गर्भाशय में संक्रामक डिजीज नहीं होनी चाहिए। और पुरुषों की बात करें तो उनमें जो है कि शुक्राणु इस जो स्पर्म काउंट है वो सही होना चाहिए, समझे। वो जो है कि 6 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है जो नेसेसरी हैं प्रेगनेंसी के लिए। ये चारों कंडीशन आप लोगों को पता हो गया? कोई डाउट है? लिख दोगे ना, समझे। अब ध्यान देना, अब आप लोगों को क्या पढ़ना है? अब आप लोगों को ये पढ़ना है कि प्रेगनेंसी के पश्चात ये तय हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, समझे। ध्यान देना। तो आप लोगों को हमने बताया था कि हमारे मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 पेयर होते हैं। कितने कुल गुणसूत्र होते हैं? 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 कहाँ से आते हैं? फादर से। 23 कहाँ से आते हैं? मदर से, समझे। अब यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो यहाँ पर ये जो 46 आप लोग गुणसूत्र देख रहे हैं ना, इसमें से जो 44 गो गुणसूत्र होता है, जो 44 गो गुणसूत्र होता है, ये क्या करता है? ये 44 गुणसूत्र शरीर का निर्माण करता है। इसे कहते हैं शरीर का निर्माण करता है। और ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ये 44 गो गुणसूत्र सबकरा में एक ही जैसा होता है। और ऐसे गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र कहते हैं?
दैहिक गुणसूत्र, दैहिक का मतलब होता है कि वो गुणसूत्र जो देह का निर्माण करे। तो ये बताओ, जो लड़का है या लड़की है, आप उसका भी देखोगे, 2 आँख है, एगो नाक है, बाल है, कान है, समझे? जो अधिकतर बॉडी सिमिलरिटी देख रहे हो ना, है तो वो सिमिलरिटी ऐसा तो है नहीं कि लड़का का जो है कि नाक यहाँ है और लड़की का नाक यहाँ है पेट में, ऐसा है? लड़की जो है कि कान से सुन रही है तो लड़का जो है कि नाक से सूंघ रहा है, ऐसा तो है नहीं, समझे? कुछ ही अंतर है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो ना, जो देह का निर्माण करते हैं ना, वो जो है कि लड़का हो या लड़की हो, उनमें क्या होता है, एक समान होता है। तो ये जो 44 गुणसूत्र है ना, ऐसे गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बस 22 पेयर जो है कि दैहिक गुणसूत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों को जो है कि अगर बता दें तो इसको जो है कि कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। और एक होता है एक पेयर का गुणसूत्र, जो होता है एक पेयर का मतलब 2 गुणसूत्र होता है, वो जो है कि लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? इसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? यानी कि ये जो 2 गुणसूत्र है ये तय करते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगा। वही 2 गुणसूत्र जो है कि तय कर देता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। 2 गुणसूत्र, कौ गुणसूत्र तय करता है? 2 गुणसूत्र बस तय कर देता है कि तुम लड़की होगी या लड़का होगी, समझे? अब यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग थोड़ा समझिएगा कि ये जो 2 गुणसूत्र हैं 22 तो सेम होते हैं, समझे? और इनमें भी 22 क्या होते हैं? सेम होते हैं, +1 ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो फादर में होता है वो XY है, और मदर में जो होता है वो होता है XX। उसको डिनोट करते हैं XY से और XX क्रोमोसोम से, समझे? अब ध्यान देना, तो जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको जो है कि डिनोशन के लिए हम लोग दर्शाते हैं, एगो को X से और दूसरा को Y से। तो जो हमारी माता होती है, समझे, उसमें जो गुणसूत्र होता है वो होता है होमो क्रोमोसोम। क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। तो इसमें जो माता में या जो फीमेल में जो गुणसूत्र होता है वह जो है कि क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है, समझे? और जो फादर है, जो पिता है, उनमें गुणसूत्र होता है हेट्रोक्रोमोसोम। हेट्रोक्रोमोसोम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रोक्रोमोसोम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। समझ रहे हो? हेट्रोक्रोमोसोम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो इधर ध्यान से, ये XY है, ये XX है, समझे? युग्मनज बनते, अगर बात करें आप लोगों को, युग्मक बनते समय ये दोनों जो है कि क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, XY। और ये क्या होते हैं? XX। ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी कोई एक बार जो है कि संभोग कर रहा है तो एक संभोग के समय केवल जो है कि क्या होता है? शुक्राणु X रिलीज होता है, और एगो दूसर का दिन करेगा तो उस दिन केवल Y रिलीज होगा। ऐसा नहीं है, समझे? कितने लोग सोचते हैं कि पहले के इस दिन जो है कि X रिलीज होगा, इस दिन Y रिलीज होगा। ऐसा ये टाइम ड्यूरेशन नहीं है। 20 करोड़ शुक्राणु है ना, तो उसमें आधा जो है कि X क्रोमोसोम होता है और आधा जो है कि कौन सा होता है? Y क्रोमोसोम होता है, समझे? अब महिला का तो एक ही ओवम है ना, तो महिला जो है कि हमेशा X से X रहती है, समझे? उसमें जो है कि XY नहीं होता है। उसमें जो क्रोमोसोम होता है, जो उसका गुणसूत्र होता है, वह XX ही क्रोमोसोम होता है, समझे? तो महिला का तो फिक्स है कि हमेशा महिला X क्रोमोसोम होगी। महिला फिक्स है ना, हो महिला का तो फिक्स है कि वो इसके पास हमेशा X से एक क्रोमोसोम होगा। लेकिन पुरुष जो है कि का 2 प्रकार का गुणसूत्र है, एगो है X और दूसरा का है Y, समझे? अब ध्यान देना, अगर मान लो ये पुरुष का Y गुणसूत्र है और ये है X गुणसूत्र, ये आधा आधा होते हैं। जैसे एक संभोग के समय अगर 20 करोड़ शुक्राणु रिलीज हो रहे हैं तो कौनो शुक्राणु
आधा शुक्राणु एक्स वाले होंगे तो आधा शुक्राणु क्या होंगे, वाई वाले होंगे। ऐसा भी नहीं किएगा इस शुक्राणु के अंदर एक्सो है वाईओ है, ऐसा भी नहीं है। एक्स वाई शुक्राणु है, गुणसूत्र उसमें पाए जाने, किसी में एक्स पाएगा किसी में वाई। ऐसा नहीं किएगा इस शुक्राणु के अंदर खिचड़ी पकाया हुआ है, समझ रहे ना। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन सेक्स करेगा तो जो है कि उस दिन जो है कि केवल एक्स शुक्राणु रिलीज होगा और दूसरा का दिन जो है कि केवल वाई शुक्राणु रिलीज होगा, ऐसा भी नहीं है, समझे। वह जो है कि जब 20 करोड़ जो शुक्राणु रिलीज होते हैं एक संभोग के दौरान, तो वह जो है कि 20 करोड़ में से 10 करोड़ एक्स होंगे तो 10 करोड़ क्या होंगे, वाई होंगे, समझे। अगर बाई चांस अगर वाई वाला अगर एक्स को यानी अंडा को निषेचित करता है, अगर वाई वाला अंडा को निषेचित करता है तो ये तो पहले से एक्स फिक्स है और फादर से क्या गया वाई, तो एक्स वाई से जो है कि क्या उत्पन्न होगा, लड़का। क्या होगा, लड़का, समझे। और अगर मान लो फादर का स्पर्म गया एक्स और लड़की का स्पर्म गया, लड़की का गया वो तो फिक्स है, समझे, तो गाय है वो तो फिक्स है एक्स एक्स, समझे। वो तो बेचारे एकदम फिक्स है कि भैया हमारा एक्स है, और अब तुमको तय करना है कि तुम्हें एक्स है और तुम्हारा वाई है, समझे। तब जो है कि यहाँ पर एक्स एक्स को जो है कि हम लोग कहते अगर आ गया तब क्या उत्पन्न होगी, लड़की। तो एक लड़का कैसे होता है शिशु, एक लड़की कैसे शिशु होती है, ये आप लोग समझ गए। और ध्यान से आप लोग समझें तो इसमें मुख्य भूमिका लड़का या लड़की होने में कौन निभा रहे हैं, पापा। कौन निभा रहे हैं, पापा। अब पहले की जो सासू है कुछ भी होता था, पहले जब लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था कई बार, पहले होता था, अब तो खैर समाज बदल रहा है, सोच बदल रहा है, देश बदल रहा है, समझे। फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी सोच नहीं बदली है, तो वो भी शिक्षा होगा, वो सब बदल जाएगा, समझ रहे ना। तो खैर अगर हम बात करें आप लोग को जो कितने लोग होते हैं वो अपने जो है कि दोष लड़का को नहीं देते हैं, लड़की अगर पैदा हो गई तो पहले के जो लोग थे वो जो है कि दोष किसको देते थे, महिलाओं के पतइयों को दोष देते थे। कर्जमनी आ गई झुनबाटे की एक हई हो फलान ठेकान निर्वंशी हई हो लगती है जो है कि बोले मतलब हम तुमको क्या बताएं, वो जो है कि अरे इसमें कौन भूमिका निभा रहा है, पापा। अरे भैया अगर पापा है तो पापा को भी मत गरियाओ, गरियाओ क्यों, लड़का लड़कियाँ एक समान है, समझे। लेकिन पहले कंडीशन के अनुसार बता रहे हैं, अगर गरियाना भी है, अगर जिम्मेदार पर्सन भी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष, समझे। लेकिन वो एक बार अपने लड़का को नहीं कहेगी कि जो है कि तेरे कारण ही, लड़कों को बोलेगी तो भैया लड़कों का कि हमारे हाथ में थोड़े, हम थोड़े जो है कि एक्स वाई इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको क्या पता कि एक्स निषेचित करेगा वाई करेगा, है, समझे। तो कितने लोग होते हैं जो क्या होता है अगर लड़का सोचते हैं ना, मैं जो 2-4 गो लड़की हो गई केवल, तो वो कहेंगे ना बाबा के यहाँ जाएंगे, बाबा को ना जड़ी बूटी देता था का, अब बाबा भैया को जड़ी बूटी बना के दे देंगे, कहेंगे जा तर लड़के हुई। बाई चांस अगर लड़का होने को हो गया तब तो बाबा का उपाय काम कर गया, तब तो बाबा का बल्ले बल्ले हो गया। अब बाई चांस लड़की हो गई तब बाबा कहेंगे हई काम कैले रहने हई ना कैले रहे, बढ़िया से जरूर गड़बड़ कैले बड़े, तनी मनी है तरह तरह को पढ़ा देंगे, समझे। तो ये अफवाह है। आज तक हम एक दो टीचर हैं जो हमसे कह रहे थे, जिनकी शादीशुदा हो गई थी, वो हमसे कह रहे थे कि बनारस घाट पे गए थे, एगो चूरन दिया था सर जी, और वो कह रहा था कि खा लेंगे ना तो केवल आपका लड़का ही होगा। तो हम कहे सर आप चूराना लिए या तो हाँ, कितना का लिया, तो 20,000 का। हम कहे आपको चूतिया बना दिया। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें जो है कि चूरन काम करेगा, बताओ। तो यह जो है कि और एक तो पहले तो लड़का लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए, समझे। लड़का लड़की सब एक समान है, समझे। लेकिन जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, अगर किसी की इच्छा है कि हमारी 2 लड़कियां हो गई, अगर लड़का चाहता भी है तो वहाँ पर बाबा का चूरन काम नहीं करेगा, समझे। कितने लोग हैं अब पढ़े लिखे, कभी कभी लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको भी हम ऐसा देखते हैं कि जो है कि लड़का हो रहे बाबा का चूरन कहाँ जाएंगे, बताओ। यहाँ पर जो है कि क्या हो रहा है, कैसे एक लड़का लड़का आप लोग समझ रहे हैं ना, है। तो यहाँ पर एक तो बात यहाँ पर मैटर करने वाली है कि लड़का और लड़की जो निर्धारण हो रहा है वह पुरुष कर रहा है या महिला कर रही है, पुरुष निर्धारण कर रहा है कि जो है कि क्या कर रहा है, एक लड़का होगा या लड़की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है, समझे। तब जो है कि एक नर जो है कि एक जो है कि आपका शिशु जो है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये जो है कि आप लोग समझ गए हैं। कल हम बताएंगे कि जब युग्मनज बन जाता है तो वो भ्रूण के रूप में कैसे विकसित होता है, कल के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। खैर
यहाँ पर जो अब तक हम बताएं आप लोगों को जो है कि ये बता दिया कि जो है कि शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा कि लड़की के रूप में विकसित होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो है कि दोनों का अगर बात करें, अगर हमारे सनातन इतिहास में भी संस्कृति में भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और आजकल की दुनिया में जो है कि जो सब लोग जो है कि बराबर हैं, कोई लड़का लड़की में अंतर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो खैर जो इस मानसिकता के हैं, जिनकी मानसिकता ये बन चुकी है कि नहीं, जो है कि कितने लोग होते हैं जो लड़कियों को जो है कि पेट में ही मरवा डालते हैं। जैसे आप लोग को बताएंगे, जब जनन स्वास्थ्य पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, उसको हम लोग कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या भी बिल्कुल गलत है, समझे। हमको लगता है ना तो महिलाएँ ही महिलाएँ की दुश्मन होती हैं, समझे। और एक अगर मान लो कि एक महिला होगी जिसकी 2-3 गो लड़की हो गई है, एक मतलब एक होता है ना, सबसे बढ़िया एगो लड़का एगो लड़की होता है, मतलब समझ रहे ना। तो क्या होता है, अगर 2-3 के 4 गो लड़की हो गई और लड़का अभी तक नहीं हुआ, तो जानते हो उसको पति कभी कुछ नहीं बोलेगा, उसकी ननद उसकी जो है कि वो सब बोलेंगी ऐसा कैली तो ऐसा हो गई, तोरा संगे ऐसा हो गई तो ऐसा मतलब ताना देने वाली जो है कि वही होती है, समझे। एक पुरुष जो है कि कभी भी महिला पर ताना नहीं देता है, समझे, मतलब इस मामले में, समझे। तो एक महिला को भी महिलाओं की भावनाओं को समझना चाहिए, आदर करना चाहिए, समझ रहे ना। और आप सभी लोगों को जो है कि मेरा सत अब क्या कहें, आप सभी लोगों को बाय बाय, सुन रहे हैं। आप सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। मन लगा करके आप लोग पढ़िए और जो भी चैप्टर में दिया गया है उसको आप लोग समझिए, उसको रटने का प्रयास मत कीजिए। बाकायदे हम समाज से भी जोड़ करके आप लोगों को हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग पढ़ने के साथ साथ जागरूक होइए, और ताकि आप लोग भी कहीं भविष्य में ओझाइत बाबा का चूरन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, समझे। यही आप लोगों से वो है, क्योंकि यहाँ पर ये बायोलॉजिकल ये जो प्रोसेस आप लोग समझ रहे हैं, इसमें जो है कि अगर बाई चांस उनका ट्रिक काम कर गया तब तो बढ़िया है, समझे। कभी कभी उनका ट्रिक काम कर जाता है हो, समझे, और वही एक ट्रिक काम कर रहा था तो आप लोग का विश्वास है ना, बाबा तो चूरन किया काम हो गया, समझे। लेकिन मान जाओ लड़का लड़की जो है कि अपने हाथ में नहीं होता है, ये जो है कि कैसे होता है, हमारा एक्स वाई इस पर रिलीज होता है। अब बताओ बाबा को कौन सा चूरन है जो एक्स को रोक देंगे और वाई को जाने देंगे, हैं, वो कौन सा काम कर देगा बाबू, समझे। तो चलिए यही हम आप लोग को, क्योंकि ये क्लास में बताना ज़रूरी था, क्योंकि हम जिस दिन उनसे सुने ना, अपने मतलब क्या कहता है, अपने मित्र वो मास्टर साहब थे, वो बोले तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि बताइए यार। खैर उनको बायोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, वो SST पढ़ाते थे और हमसे पूछे थे कि सर जी एक्स वाई होता क्या है, एक्स एक्स। हम कहे अरे सर जी चलिए कब आपको डिटेल में बता देंगे। और जब ये बात बोले ना तो हमको थोड़ा, किसी को भी थोड़ा वो लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं है, समझे, कि किसी चूरन से जो है कि लड़का हो गया लड़की। तो चलो आप सभी को जय हिंद जय भारत, चलते हैं।